नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 3 दिसंबर 2024 की थी। ये क्रिमिनल अपील नंबर 573 ऑफ 2023 है, जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का ये केस था। यहाँ पर अपीलेंट को हाई कोर्ट ने जो मर्डर की जो सजा थी वो कंफर्म्ड कर दी थी। फाइनली जो मैटर था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपीलेंट को बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है कि एक मोटिव जो है वो होना जरूरी है। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने मोटिव था वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाई थी। दूसरी चीज ये बताई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस की जो चेन है वो कंप्लीट होनी जरूरी है। अगर कोई भी मिसिंग लिंक होता है तो इस आधार पे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे सजा नहीं सुनाई जा सकती है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर रेज किया गया था, डिस्कवरी ऑफ जो एविडेंस है वो का जो सेक्शन 27 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि जब भी कोई पुलिस अरेस्ट करती है और कोई बरामदगी करती है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या फुलफिल करना जरूरी है, इस जजमेंट में हमें देखने को मिलेगा इसमें सेक्शन 27। क्योंकि सेक्शन 27 में अगर माननीय कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि अगर सेक्शन 27 अगर कंप्लाई नहीं किया गया तो वो कुछ प्लांटेड भी हो सकता है और ये अक्यूज्ड के अगेंस्ट में इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं माना जा सकता। प्लांटेड वर्ड तो यूज नहीं किया गया है इस जजमेंट में, लेकिन यहाँ पे ये कहा कि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है वो अगेंस्ट में अक्यूज्ड के अगेंस्ट में नहीं लिया जा सकता है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे अपीलेंट को बरी कर दिया था। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ पर बताया है कि ये जजमेंट जो थी वो अराइज हुई थी डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एट हैदराबाद। तो मींस ये आंध्र प्रदेश का ये केस था जिसमें 20 मार्च 2019 को ये ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया था, जिसमें डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद ने डिसमिस कर दी थी क्रिमिनल अपील जो कि 2016 में फाइल की गई थी। और जो अपीलेंट ने प्रेफर की थी, जो चैलेंज किया था वो 13 अक्टूबर 2016 की जजमेंट को चैलेंज किया था, जिसमें एडिशनल सेशन जज ने फैमिली कोर्ट कम एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने ये सजा सुनाई थी, तो उसको चैलेंज किया था। यहाँ पर 8 अक्यूज्ड को ट्रायल पे लिया गया था, जिसमें अपीलेंट को अक्यूज नंबर 1 जो बनाया गया और 2 को अक्यूज्ड भी थे, उनको चार्ज किया गया था और ट्राइड किया गया था। ऑफेंसेस थे 384, 364, 302, 201 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग का जो केस होता है, अबडक्शन का जो केस होता है, और 302 और 201 जो है पनिशमेंट फॉर द मर्डर और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड केस था। और बाकी जो रिमेनिंग को अक्यूज थे सिर्फ उन पे हत्या और 201 का ही मुकदमा चलाया गया था। और जजमेंट जो आई थी वो 13 अक्टूबर 2016 को आई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने A4 से लेकर A8 मीन्स 5 अक्यूज थे उनको बरी कर दिया था। और अपीलेंट A1 और 2 अदर को अक्यूज्ड हैं उनको कन्विक्टेड कर दिया था, उनको सजा सुनाई थी। उनकी सजा क्या थी? 302 की सजा थी, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी, साथ में 5000 रुपए का जुर्माना, और अगर डिफॉल्ट करेंगे तो 6 महीने की सजा का और प्रावधान था। 364 जो कि अबडक्शन था विद द इंटेंट टू कमिट मर्डर, तो इसकी जो सजा होती है 10 साल की सजा थी वो सुनाई थी और 5000 रुपए का जुर्माना था। 384 के अंदर जो कि एक्सटॉर्शन से रिलेटेड है सेक्शन, उसमें 3 साल की सजा थी, और 201 का जो था उसमें 5 साल की सजा थी, वो जुर्माना अलग था। ये यहाँ पर डिटेल्स बताए हैं। अब कॉमन अपील थी 3 जो प्रेफर की थी तीनों अक्यूज्ड ने, A1, A2, A3 हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, और ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया था। डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दी थी कन्विक्शन और सेंटेंस जो अपीलेंट को अवार्ड की थी, और बाकी 2 अक्यूज थे उनको बरी कर दिया था, A2 और A3। तो मींस 8 अक्यूज के ऊपर जो केसेस चले थे, जिसमें से अब सिर्फ 1 अक्यूज है, उन्हीं को ही
कन्विक्शन किया गया था। बाकी तो ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्यूज को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था और बाकी 3 में से 2 जो थे मेन अक्यूज हैं उनको सजा अपहल्ट करी थी, कन्विक्ट किया था। बाकी दोनों अक्यूज को A2 A3 को बरी कर दिया था। फैक्ट्स के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से ये केस बना था। अब यहाँ बताया कि जो डिसीज्ड था प्रोसिक्यूशन का केस में जो डिसीज्ड है और जो अपीलेंट की जो वाइफ है, उन्होंने यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का जो केस के मुताबिक जो बताया गया है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और 7 जनवरी 2013 को वो अपने गांव से भागे थे और फिर उसके बाद जो वाइफ है मींस इलोप्ड फ्रॉम द विलेज, गांव से छोड़ के चले गए थे, नॉट भागे थे, गांव छोड़ के चले गए थे और फिर रिटर्न हुए थे अपने गांव में 4 दिन के बाद। लेकिन जो डिसीज्ड है वो नहीं आए थे और 8 जनवरी 2013 को जो मदर थी जो डिसीज्ड की, उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट थी पुलिस स्टेशन एक जगह है डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, वहां मिसिंग कंप्लेंट थी वो दाखिल रजिस्टर कराई थी। कंप्लेंट के आधार पे जो सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस स्टेशन के, उन्होंने अपने कैप्शन मैन मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई थी और इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि जो डिसीज्ड है और जो अपीलेंट की जो वाइफ है उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और पंचायत भी बुलाई गई थी और विलेज में, जिसमें अपीलेंट A1 है जो कि हस्बैंड थे और जो अदर अक्यूज थे उन्होंने थ्रेटन किया था फैमिली मेंबर्स को पंचायत में कि और फिर फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन के डर की वजह से फैमिली मेंबर्स जो थे डिसीज्ड के, उन्होंने कॉम्पनसेशन थी 3,50,000 अपीलेंट को 10 दिन के अंदर देने का एग्री हो गए थे। और फर्दर केस प्रोसिक्यूशन का ये था कि अपीलेंट जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे इस रेजोल्यूशन से, इसलिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची और डिसीज्ड को मारने के लिए एक प्लान था वो बनाया और जो उनका जो डिजाइन नेफेरियस डिजाइन था, मींस विकेट डिजाइन था, जो जिसमें अपीलेंट A1 है उन्होंने अपनी मींस वाइफ को कांटेक्ट किया था फोन पे और कहा था कि वो गांव में आ जाए तो वो एग्री हो गई थी। और अपीलेंट जो था वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे अपने फादर इन लॉ, तो उन्होंने कन्वे किया था कि अपीलेंट की वाइफ को और कि ये भी कन्वे किया था कि जो वाइफ है जो अपीलेंट की और जो डिसीज्ड है वो एक जगह बताइए रायचूर रेलवे स्टेशन पे आए थे 11 जनवरी 2013 को और प्लान के मुताबिक जो प्लान था कि डिसीज्ड मींस जो डिसीज्ड को मारना था, तो ये उनको प्लान ये कॉन्स्पिरेसी की थी। अपीलेंट A1 और उनके जो ब्रदर हैं A2 और एक मोटरसाइकिल थी और एक ब्रदर इन लॉ थे, वो तीनों जो हैं वो मींस उन्होंने प्रोसीड किया था रेलवे स्टेशन पे और एक्यूज्ड A4 से लेकर 8 तक जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि जो डिसीज्ड है वो आगे हैं और फिर वो भी उन्होंने भी प्रोसीड किया था रेलवे स्टेशन कार में और 12:30 बजे जो डिसीज्ड है और मीन्स रात का 12:30 का लिखा हुआ है, 12:30 बजे जो डिसीज्ड है और जो वाइफ है वो रेलवे स्टेशन रायचूर रेलवे स्टेशन उतरे और डिसीज्ड ने रायचूर बस स्टैंड पे गए इन ऑटो रिक्शा में और उनका जो परस्यू किया मींस पीछा किया तीनों अक्यूज्ड ने A1 A2 और A3, उन्होंने फिर उनको अबडक्ट कर लिया और लेके चले गए एक शक्ति नगर है और मोटरसाइकिल्स पे और यहाँ पे A1 ने डायरेक्शंस दी A4 A5 A6 और A7 A8 कि वो आए और A1 A2 3 ने जो है फिर A1 और A2 ने स्ट्रैंगल कर दिया और टॉवल से जो कि A1 लेकर आए थे और फिर उनका जो फेस है वो डैमेज क्रश्ड कर दिया डिसीज्ड का एक बड़ी सी चट्टान से, और ताकि उसकी आइडेंटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और डेड बॉडी थी वो छुपा दी, एक वाटर चैनल था उसके पास छुपा दी और जो क्लोथ्स जो पहने हुए थे और उसको भी टाइड मीन्स बांध दिया टॉवल में, जो कि मर्डर में इस टॉवल का इस्तेमाल हुआ था और उसे कृष्णा रिवर थी नियर देवासुगर जगह है वहां पे फेंक दिया। और 19 जनवरी 2013 को फैमिली मेंबर्स थे डिसीज्ड के, उन्होंने जो कि जो डिमांड की थी अक्यूज्ड पर्संस ने कि वो 3.5 लाख रुपए दे दें अपीलेंट अक्यूज्ड को अपीलेंट अक्यूज्ड 1 जो है ए नंबर है उनको दे दिया जाए। और 8 फरवरी 2013 को अपीलेंट जो A1 है और फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने मींस इन लॉज के घर में गए जो एक जगह बताई और अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और अंडरटेकिंग भी ले ली। जब A1 को पता चला कि केस रजिस्टर्ड हो गया है पुलिस स्टेशन उत्कूर में, तो फिर वो
कि वो जो डिसीज्ड है वो डिसेबेड हो गए हैं, तो डर की वजह से वो अपने एक PW6 जो है रेजिडेंट ऑफ विलेज है वहां पर अप्रोच किया और कहा कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। जो सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस स्टेशन उत्तपुर के, उन्होंने स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड की थी P6 की, और उनके मुताबिक उन्होंने अक्यूज्ड A1 को एप्रीहेंड के लिए पकड़ लिया था और फिर उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड कर ली थी। कन्फेशन के मुताबिक जो A1 है और जो मिसिंग कंप्लेंट थी उसको कन्वर्ट कर दिया था FIR में, और ऑफेंसेस थे 384, 364, 302, 201 और 109 इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस के अंदर रजिस्टर कर ली थी, जो कि अबेटमेंट का भी केस होता है 109। और इन्वेस्टिगेशन में ये असाइंड हुआ कि जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं बस पुलिस के, जिन्हें प्रोसिक्यूशन विटनेस 22 बताया गया है, और सारे अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया गया था जो कन्फेशन के आधार पे जो A1 ने दी थी। और इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर P22 हैं, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने कन्फेशनल पंचनामा है अपीलेंट A1 का वो रिकॉर्ड किया है, और फिर वो लेटर था वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा और परमिशन मांगी कि क्राइम सीन जो है एक जगह बताई है एक विलेज ऑफ रायचूर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर जाना चाहते हैं, और रिक्विजिशन भी मांगी। जो एक रिक्विजिशन भी थी वो भेजी थी एक दूसरे पुलिस PSI को रायचूर रूरल था, जिनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 21 बनाया कि वो लोकल पंच हैं वो अरेंज करें ताकि वो स्पॉट पंचनामा कंडक्ट किया जा सके। और PW21 ने वहां पर 2 लोकल पंच विटनेस थे वो इकट्ठे मींस अरेंज किए, जो कि PW9 और PW19 थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है फिर उसके बाद प्रोसीड किया था क्राइम सीन पे, और वहां पर स्पॉट पंचनामा भी प्रिपेयर किया था, और जो इन द प्रेजेंस ऑफ जो विटनेसेस थे PW9, PW16 और PW17 और PW19, तो 4 लोगों की मौजूदगी में वहां पे स्टेटमेंट थी रिकॉर्ड की थी। क्राइम सीन को फोटोग्राफ्ट किया था PW7 ने। कोई ह्यूमन डेड बॉडी पाई नहीं गई थी स्पॉट पे, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये नोटिस किया कि बाल बाय लोअर जॉ, मुंह के जो लोअर जॉ है वो पाया, जिसमें टीथ थे, और 3 रिब्स की जो बोन्स हैं वो पाई, और एक जो MO5 है वो भी पाया, और 2 शर्ट बटन्स जो है MO1 है वो पाए, और 1 जीन पैंट MO2 जो बनाया गया है, मटेरियल ऑब्जेक्ट बताया गया नंबर एग्जिबिट के वो पाए, और एक बाउल्डा जो बड़ा सा पत्थर होता है जिससे MO4 बनाया गया वो स्पॉट पे पाया, और पंचनामा को सीज्ड कर दिया 19 मार्च 2013 में। और विद द असिस्टेंस ऑफ जो मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्हें PW15 था वो बनाया गया, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे वो पैक किए गए मेडिकल ऑफिसर ने, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दिए गए PW22। फिर उसके बाद जो ये ह्यूमन रिमेन्स थे वो सीज्ड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजे गए। DNA प्रोफाइलिंग सी वो रिसीव की गई थी, वो ये इंडिकेट करती थी कि जो DNA प्रोफाइल है स्केलेटल का वो क्राइम सीन से जो पाया गया वो मैच कर रहा है DNA प्रोफाइल ऑफ जो मदर ऑफ डिसीज्ड है उनसे मैच कर रहा है, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो PW22 है उन्होंने चार्जशीट थी 8 अक्यूज्ड के अगेंस्ट में डाली, जो ऑफेंसेस मेंशन थे। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 302 था, वो ट्राइबल था सेशन कोर्ट में, तो इसलिए जो केस था चार्जशीट फाइल करने के बाद जो केस था वो ट्रांसफर कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन जज में, और एक कमिटल ऑर्डर था जो 28 मार्च 2014 का। ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस थे वो फ्रेम किए, सारे अक्यूज्ड पर्संस थे A1 से A8, और अक्यूज्ड पर्सन ने ये प्लीड किया कि वो बेकसूर है और ट्रायल फेस करना चाहते हैं, और प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेस थे वो एग्जामिन किए, और 42 डॉक्यूमेंट्स थे और 23 मटेरियल ऑब्जेक्ट्स थे वो प्रोड्यूस किए। और अक्यूज्ड पर्सन से जब सवाल पूछे गए 313 के अंदर, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की एलिगेशंस को डिनाई किया और क्लेम किया कि वो बेकसूर है। आर्गुमेंट सुनने के बाद, एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट थी 13 अक्टूबर 2016 को सुनाई, और A4 से A8 अक्यूज थे उनको एक्विट कर दिया सारे चार्जेस से। अपीलेंट A1 और A2 A3 को कन्विक्ट कर दिया था इन अबव टर्म्स में। फिर अपील डाली गई थी डिविजनल बेंच हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में, उन्होंने कन्विक्शन थी A2 और A3 की उसको रिवर्स कर दिया और एक्विट कर दिया, लेकिन कन्विक्शन और सेंटेंस जो ट्रायल कोर्ट ने अपीलेंट A1 को दी थी उसको बरकरार रखा। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन फाइल की थी।
अब जो सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे अपीलेंट एक्यूज्ड के, उन्होंने सबमिशन ये दी थी कि जो सारा स्टोरी जो थी प्रोसिक्यूशन की वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो मोटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, और ना ही डिसीज्ड ना ही जो फादर ऑफ डिसीज्ड हैं और ना ही मदर जो डिसीज्ड हैं उन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट किया। जो एलेज्ड थ्योरी ऑफ मोटिव थी, जो बेस थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो कि अपीलेंट की वाइफ के साथ थी, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा था मींस प्रोसिक्यूशन के केस को। ये सबमिशंस बताई जा रही हैं, और रिकवरी ऑफ स्केलेटल था वो हाई कोर्ट ने रिलाई किया था, वो भी प्रूव नहीं किया एक कॉर्डिनेट और क्लिंचिंग एविडेंस पे, और क्लोज थे वो क्राइम सीन से लगे आइडेंटिफाई किए गए थे, जो डिस्कवर किए गए थे वो भी आइडेंटिफाई नहीं किए थे किसी विटनेस में। और प्रोसिक्यूशन ने डीएनए रिपोर्ट के ऊपर मींस रिलाई किया है, और ये कहा है कि डीएनए स्केलेटल जो है कलेक्ट किया था क्राइम सीन से, जो मैच कर रहा है डीएनए PW1 का, जो मदर ऑफ डिसीज था। लेकिन फैक्ट ये था कि प्रोसिक्यूशन ने कोई इसमें एविडेंस जो है वो नहीं प्रोड्यूस किया था, गवाह नहीं खड़ा किया था जो एस्टेब्लिश कर सके जो ब्लड सैंपल्स थे PW1 के वो कलेक्ट किए गए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो ऐसे में अटेंशन कोर्ट की वो लाई गई टेस्टिमनी PW1 की, जो कि अरेस्ट की जो विटनेस ने कभी नहीं कहा था कि हर ब्लड सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए हों ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। मेडिकल ऑफिसर ने भी कहीं नहीं कहा कि ब्लड सैंपल्स थे वो रिलेट करते थे डिसीज्ड के फॉर द पर्पस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये कहा टेस्टिमनी थी PW1 की, और PW15 की वो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी जो वर्जन था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर P22 का। और क्राइम सीन जो है वो कहीं भी पॉइंट आउट नहीं करता है कि अपीलेंट A1 और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है PW22 के साथ मेडिकल ऑफिसर जो है वो कैटेगरी उन्होंने एडमिट किया था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि पुलिस और अदर पर्सन ने उनको दिखाया था सीन ऑफ इंसिडेंट जहां से स्केलेटल रिमेन्स पाए थे। तो इसमें जो सर्कमस्टांसेस है डिस्कवरी ऑफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की वो भी प्रूव नहीं हो पाई किसी एविडेंस से। तो आज साथ में बताया कि जो इवेंट था वो हुआ था 11 जनवरी 2013 को, और स्केलेटल जो रिमेन्स पाए गए 19 मार्च 2013 को, 2 महीने से इंसिडेंट घटना के बाद। तो ये इम्पॉसिबल है कि जो स्केलेटल रिमेन्स थे वो उसी क्राइम सीन पे पाए पड़े गए हों, और इतने समय तक भी अभी तक वो बचे रहे होंगे। तो यहाँ पर सेटल ये लॉ ये भी था कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे आधार पे केस था, चेन जो थी वो प्रूव करनी जरूरी थी बियॉन्ड ऑल मैनर ऑफ डाउट। तो यहाँ पे कहा कि अगर चेन इंक्रिमिनेटिंग जो सर्कमस्टांसेस अगर कोई भी लिंक भी टूटता है तो यहाँ पर ऐसे में एक्यूज्ड पर्सन जो है वो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। तो लेकिन अब सीनियर काउंसिल जो काउंसिल थे स्टेट के उन्होंने अपोज किया। अब सबमिशंस कोर्ट ने अपनी डिस्कशंस किया कि उस पर हम आते हैं। तो सबमिशंस जो मींस डिस्कशंस क्या किए थे उस पर हम चलते हैं, और ये सब डिफेंस की सबमिशंस थी। अब यहाँ पे कहा कि हमने थॉटफुल कंसिडरेशन किया है, जो सबमिशंस थे वो बार पे जो दिए गए और मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड पे भी एनालाइज किया। अब पहला चीज बताई कि कोई भी डिस्प्यूट ऐसा नहीं था कि जो प्रोसिक्यूशन का जो केस था वो सर्कमस्टेंशियल बेस्ड एविडेंस पे आधार था। अब किसी विटनेस ने क्लेम नहीं किया था कि उन्होंने इवेंट एलेज्ड इवेंट है वो देखा हो। अब यहाँ पर क्योंकि डिसीज्ड की जो मर्डर हो गई थी, अब एक वेल सेटल लॉ प्रिंसिपल है, अगर केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है तो प्रोसिक्यूशन की एक अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो प्रूव करे ईच एंड एवरी लिंक को जो चेन है इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस का बियॉन्ड ऑल मैनर ऑफ डाउट। और सर्कमस्टांसेस जो रिलाई किए गए हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा वो सिर्फ यही पॉइंट करे कि जो अक्यूज्ड जो है वो गुनहगार है, कोई भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए गिल्ट अक्यूज्ड का या फिर इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड का। और अगर चेन जो है ब्रोकन हो जाती है, इवन ऑफ अगर चेन कंप्लीट होती है या अनब्रोकन चेन प्रूफ हो जाती है बाय कॉर्डिनेट और क्लिंचिंग एविडेंस से, और जिसमें किसी प्रकार का एडमिशन नहीं हो सकता इंटरफेरेंस का, तो अदरवाइज दैट ऑफ अक्यूज, तो ऐसे में इसी आधार पे कन्विक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। अब एक जजमेंट आई थी शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उस जजमेंट के जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए। उसमें कहा था कि चेन ऑफ एविडेंस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और कोई भी ऐसा रीजनेबल डाउट ना हो इस कंक्लूजन पे आए कि ये कंसिस्टेंट हो जो इनोसेंट ऑफ अक्यूज्ड के। तो ये एक हर ह्यूमन प्रोबेबिलिटी पे ये साबित होना चाहिए सिर्फ जो गुनहगार जो है वो अक्यूज्ड ही है। और यहाँ पर केस था वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे था। अब यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं जो केस सेट किया था प्रोसिक्यूशन ने जिससे गिल्ट ऑफ अपीलेंट अक्यूज्ड को लाया जा सके, मींस उसमें दोषी साबित किया जा सके। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर रेज किया था कि
डिटेल जो डिस्कशन ऑफ फैक्ट्स जो अबव नरेट करने के बाद पहले ये फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जो प्रोसिक्यूशन ने पोर्ट्रेट किए हैं जो एस्टैब्लिश करने के लिए कि अपीलेंट एक्यूज ने क्यों मर्डर किया था। पहला पॉइंट था मोटिव का। तो यहाँ बताया है कि जो डिसीज्ड है और जो अपीलेंट की जो वाइफ है वो इन्वॉल्व थी इन इलिसिट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जिससे अपीलेंट को फ्यूल्ड हो गया, मींस क्रोध हो रहा गया और इसकी वजह से एक द्वेष की भावना बन गई थी, जिससे उन्होंने हैच किया था, प्लान ऑफ कॉन्स्पिरेसी की थी, प्लान बनाया था ताकि वो उसको डिसीज्ड को मारा जा सके। अब यहाँ पे बताया कि इंक्रिमिनेटिंग रिकवरीज जो थी स्केलेटल की डिसीज्ड के पाया गया था और क्लोज थे और कुछ आर्टिकल्स थे जो कि 3.5 लाख के थे और मोटरसाइकिल जो कमीशन ऑफ द क्राइम में यूज की गई थी वो अलेजडली जो रिकवर की गई थी वो प्रोवाइड किया गया था अपीलेंट A1 ने टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में। जो डीएनए प्रोफाइलिंग जो रिपोर्ट है वो साबित करती है कि प्रोफाइलिंग जो ब्लड जो कलेक्ट किया गया था वो मदर ऑफ डिसीज था, वो मैच कर रहा था डीएनए प्रोफाइल ऑफ दी अलेज्ड रिकवर्ड स्केलेटल रिमेन से। अब यहाँ पर कहा कि अब इसको पहले प्रोसीड करते हैं थ्योरी ऑफ मोटिव का। जो अब यहाँ बताया कि इंटायर एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने लिया था उसमें किसी प्रकार की भी अटरेंस नहीं थी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस में कहीं भी ऐसा नहीं बोला था कि इवन मदर ऑफ डिसीज ने भी नहीं कहा, ना ही फादर ऑफ डिसीज ने कहा कि किसी प्रकार का इलिसिट अफेयर था डिसीज्ड का और वाइफ ऑफ अपीलेंट का। तो यहाँ पर कहा कि प्रोसिक्यूशन ने बेशक अपनी स्टोरी बनाई, लेकिन जब टेस्टिमनी रिकॉर्ड किए गए पीडब्ल्यू मींस जो उनके फादर और मदर के, कहीं भी एक प्रकार की अटरेंसेस नहीं थी इसमें। और प्रोसिक्यूशन ने अलेज्ड किया था कि उनका जो इलिसिट अफेयर था वो कन्वे किया गया था पंचायत को और उन्होंने डिमांड की थी, एक्सटॉर्ट किया था 3.5 लाख रुपए फैमिली मेंबर्स ऑफ डिसीज। लेकिन इस सजेशन को डिनाई कर दिया था PW1 और PW2 ने। दोनों विटनेसेस ने यही कहा था कि जो ये चिट अमाउंट था वो कलेक्ट किया था उनके सन ने और जो कि उन्होंने पे किया था। और टेस्टिमनी, इवन अगर टेस्टिमनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जाए तो यहाँ पर पाया गया कहीं भी उसने ऐसा नहीं कहा कि जो इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी वो इलिसिट अफेयर था डिसीज्ड का, वाइफ ऑफ अपीलेंट का, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो और वाइफ ऑफ द अपीलेंट PW8, उनको वाइफ ऑफ अपीलेंट को PW8 बनाया गया था। तो ओनली एविडेंस जो था वो आया था मोटिव का, जो टेस्टिमनी थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, जो कि एक फोटोग्राफ आई थी एग्जिबिट P37 की। अब लेकिन यहाँ पर कहा कि फैक्ट हमेशा ये भी रहेगा कि जो पेरेंट्स थे डिसीज्ड के PW1 और PW2 ने वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे इस फोटोग्राफ को, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया था फोटोग्राफ में, और इसलिए जो थ्योरी ऑफ मोटिव की थी जो प्रोसिक्यूशन ने एट्रीब्यूट की थी वो साबित नहीं की जा सकी किसी क्रेडिबल एविडेंस में। मींस सिर्फ फोटो दिखाने से ये नहीं साबित हो गया कि ये इलिसिट रिलेशन था, उसको पेरेंट्स के समक्ष भी वो क्रॉस में लाया नहीं गई थी जब उन्होंने अपनी गवाही दी थी। तो कहा कि ये मोटिव जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। और मोस्ट वाइटल लिंक था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, कि प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि डिस्कवरी हुई है, रिकवरी हुई है स्केलेटल की, जो कि डिसीज्ड के रिमेन्स थे, वो जो कि इन फर्दरेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो एक इंफॉर्मेशन जो दी गई है अक्यूज्ड ने जब वो कस्टडी में थे, तो अपीलेंट अक्यूज्ड ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी थी PW22 ने। अब यहाँ पर लॉ क्या कहता है सेक्शन 27 का, वो यहाँ पर कोर्ट ने डिस्कस किया है। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल एविडेंस जो है वो प्रूफ होना चाहिए बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा, और एक वॉलंटरी होना चाहिए और अनइन्फ्लुएंस्ड बाय थ्रेट, ड्यूरेस और कोएर्शन। तो ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसके। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये प्रूव करना होगा जो कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कन्फेशनल जो मेमो है वो रिलेट करने चाहिए जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कवर किए गए हों। तो इसलिए एक रिसेंट जजमेंट आई थी बाबू साहेब गौदा रुद्र गौदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो जिसमें अर्लियर जजमेंट्स को रेफर किया गया था और उसमें बताया था कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अक्यूज्ड जो लेता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के, उसके फॉलोइंग टर्म्स थे। और उसमें ये बताया था कि जो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एक मेमोरेंडम ऑफ कन्फेशन होती है अक्यूज्ड की, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इंटरोगेशन के दौरान रिकॉर्ड करते हैं, और कन्फेशन जो पार्ट होती है स्टेटमेंट का वो इनएडमिसिबल है। वो वही पार्ट जो है वो जो कि डिस्कवरी हो जाती है फैक्ट की वो एडमिसिबल होता है, जो एज पर द इन द एविडेंस जो लेड डाउन बाय द कोर्ट था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय की। इस जजमेंट में दूसरी जजमेंट थी उसको डिस्कस किया था, वो 1960 की जजमेंट थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो विटनेस बॉक्स पे आते हैं गवाही देने के लिए, प्रूव करने के लिए
कि ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थी, तो पहले उनको ये बताना होगा कि अक्यूज्ड ने क्या बोला था उनको, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो जरूरी है बन जाता है कि टेस्टिफाई करें जो कन्वर्सेशन जो हुई थी उनकी और अक्यूज्ड के दौरान, वो इसे राइटिंग कर में रिड्यूस करनी जरूरी है, लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स। और सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है ऑरल एविडेंस जो होता है वो जो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, और इसमें सेक्शन कोई ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की एम्बिग्युइटी रह जाए और या फिर मैंडेट हो कि कोई सेकेंडरी या हेरसे एविडेंस जो है वो दिया नहीं होना चाहिए। ऐसे में मींस सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, नहीं कि सुनी सुनाई बात पे इस पर नहीं किया जा सकता। और जो मैनर जो है जिसमें डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी गई है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो कोर्ट ने कंसीडर की थी, कई जजमेंट्स आई थी और सब कुछ जो है वो रेफर की गई है नीचे। जैसे एक जजमेंट आई थी मोहम्मद अब्दुल हफीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की, ये 1983 की थी। उस जजमेंट में बताया था कि ये ऑब्लिगेटरी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि वो बताए और रिकॉर्ड करे जो जिसको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब वो एक से ज्यादा अक्यूज को डील कर रहे हैं, क्या वर्ड्स जो हैं वो यूज किए गए हैं जिसकी वजह से रिकवरी हुई है, जो कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो रिकवरी की गई है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा उस पर्सन के साथ जो इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है उस पर्सन के अगेंस्ट में लाया जा सके। और दूसरी जजमेंट आई थी सुब्रमण्या वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की, ये 2023 की थी। और पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो फर्स्ट और बेसिक इन्फर्मिटी ये होती है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस का कि कोई भी किसी ने भी ये डिपोज नहीं किया था कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या दी गई थी अपीलेंट को, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें बरामद हुई। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है जब कस्टडी में होता है अक्यूज्ड को, तो वो अपनी फ्री विल ऑफ वॉल्यूशन से स्टेटमेंट दे कि जिसकी वजह और ऐसे जो प्लेस तक ले जाए जहां से उसने हिडन वेपन छुपाया है, या फिर डिसीज्ड की जो डेड बॉडी जो है वो बरी की गई, डेड बॉडी के जो क्लोथ एक्सेट्रा है उसको बरी किया गया हो। और ऐसे में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को लेकर आए पुलिस स्टेशन इटसेल्फ। जब दोनों इंडिपेंडेंट विटनेस अराइव हो जाए पुलिस स्टेशन में, तब उनकी प्रेजेंस में अक्यूज्ड को कहा जाए कि वो अपनी एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो देना चाहते हैं वो दें, जिसके जो पॉइंट आउट करें उस प्लेस को जहां उसने वेपन्स जो हैं वो छुपाए हुए हैं। अब अक्यूज्ड जो है वो ऐसे में स्टेटमेंट देता है इंडिपेंडेंट विटनेस के प्रेजेंस में, जिसको पंच विटनेस कहा गया है। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट और या फिर एग्जैक्ट जो वर्ड्स जो हैं अक्यूज्ड ने अटर किए हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाने चाहिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द पंचनामा में, और फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो फर्स्ट पार्ट जो पंचनामा का जो होता है वो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हमेशा पुलिस स्टेशन में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये निकाला जा सके, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो अक्यूज्ड ने दी है और अपनी विलिंगनेस से दी है, अपनी फ्री विल ऑफ वॉल्यूशन से दी है, और प्लेस पे ले गए हैं जहां वेपन ऑफ ऑफेंस या अदर आर्टिकल जो हैं वो छुपाए हों इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो वेपन्स है वो छुपाए हों। और फर्स्ट पार्ट ऑफ पंचनामा जब कंप्लीट तभी होगा जब पुलिस जो पार्टी जो है और अक्यूज्ड के साथ लेके जाए 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ, जो से पंच विटनेस है, और प्रोसीड करे उस प्लेस पे, और जो जैसा कि उसने बताए होंगे अक्यूज्ड ने, अगर पर्टिकुलर प्लेस पे जो वेपन जो ऑफेंस हथियार जो यूज किया गया था ऑफेंस मींस जो ऑफेंस में, और या फिर कोई क्लोथ्स हैं या फिर कोई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डिस्कवर किए गए हैं एंटायर प्रोसेस पे, वो पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट ऑफ द पंचनामा। तो ये लॉ जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो डिस्कवरी करे पंचनामा की, जो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बताया गया। अगर हम पूरा इंटायर ओरल एविडेंस को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पढ़ें तो यहाँ से क्लियर होता है कि ये डेफिशिएंट था, ये सारे रेलेवेंट मैटर ऑफ इस रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर पे। तो ये जजमेंट के जो कंटेंट्स थे वो ही बताए गए थे उस पे, तो ये पिछली सारी जजमेंट थी उसमें बताया गया था। अब ये सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने के बाद अब टेस्टिमनी थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, उसको एग्जामिन किया गया कि किस प्रकार से डिस्क्लोजर या डिस्कवरी हुई है इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स की जो अक्यूज्ड ने बताए थे, और रेलेवेंट जो एक्सट्रैक्ट्स थे वो टेस्टिमनी के थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए। और उन्होंने बताया कि मैं जो LW24 जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस के थे, और इंटेरोगेशन के दौरान उसने एडमिट किया था क्योंकि उसने ऑफेंस किया है, और आई सिक्योर्ड द मींस जो विटनेस थे वो उसने PW16 और PW17 बुलाए, और उनकी प्रेजेंस पे मैंने कन्फेशनल पंचनामा A1 है वो प्रिपेयर किया। एक्सवी P22 जो है वो कन्फेशनल पंचनामा है, और लेटर भेजा था SP ऑफ
नगर के एसपी को भेजा वहाँ कि उनसे परमिशन लेने के लिए कि वो सीन ऑफ ऑफेंस पे जा सके, और साथ में जो 2 पंच को भी लेके जा सकें, और PW7 जो फोटोग्राफ ऑफ द सीन था वो लिया गया। और परमिशन लेने के बाद एक रिक्वेजिशन भी भेज दी पुलिस को। PW21 थे, वो एक रायचूर रूरल के थे, और उससे रिक्वेस्ट की कि 2 पंच विटनेस भी लेकर आए ताकि वो विजिट कर सकें सीन को। और अकॉर्डिंगली PW21 जो है वो 2 पंच विटनेस के लेकर आए। PW9 और PW19 के बारे में बताया हुआ है, ये विटनेसेस थे। और विद PW19 और PW9 और 19 की मदद से और PW16 और 17 जो कि पुलिस स्टेशन में जो लाए गए थे, तो इसके बेसिस पे ऑफेंस जो प्रिपेयर किया गया, सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा प्रिपेयर किया गया। सीन ऑफ ऑफेंस जो फोटोग्राफ की गई विद द हेल्प ऑफ PW7 से, और जो ऑफेंस था उसमें ये सीन ऑफ ऑफेंस में कोई डेड बॉडी नहीं पाई गई थी, लेकिन कुछ बाल, लोअर जॉ और जिसमें दांत गड़े हुए थे, 3 रिब्स बोन थी, और 2 शर्ट बटन्स और कुछ कपड़े के बारे में बताया कि एक 1 बोल्डर भी पाया गया। और पंच थे P16 और P17 ने, और मैं वहां पर विद A1 के साथ जो अक्यूज नंबर 1 है उसके साथ गया, और विलेज पे भी गया जहां वो रहते थे, और वहां पर A2 A3 जो भी प्रेजेंट थे उनके घर में, और फिर वो अपने घर में ले गए और एक कवर लेकर आया जिसमें 3.5 लाख रुपए पड़े थे कैश में, एक सेलफोन भी था, और एक हीरो होंडा मोटर साइकिल बेरिंग नंबर सो एंड सो था, हीरो होंडा CD डीलक्स ब्लैक कलर और एज ए क्राइम, और जो कि यूज की गई थी कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसका MO6 बनाया गया इन द कैश ऑफ 3.5 लाख रुपया जो बताया गया, और जो कि डिपॉजिट कर दिया था FDR में JMFC कोर्ट नारायण पथ में। और फिर यहाँ पर MO7 को सेलफोन बनाया गया था सैमसंग कंपनी का, MO8 जो है हीरो होंडा मोटरसाइकिल को बनाया गया था। तो अब यहाँ पर कहा कि सारे जो वर्जन था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का PW22 का, वो एक साफ क्लियर करता है कि जो अपीलेंट एक्यूज्ड वन जो है वो प्रोड्यूस किया गया था उनको बाय LW24 जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिन्होंने मिसिंग केस की कंप्लेंट बनाई थी। तो LW24 जिन्होंने मैन मिसिंग की कंप्लेंट बनाई थी उनको एग्जामिन नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने इस केस में। अब जबकि प्रोड्यूस किया गया अक्यूज्ड को, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने प्रोसीड किया था और इंटेरोगेट किया, और कन्फेशन जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी, जो जिसकी वजह से रिकवरी हुई स्केलेटल रिमेन्स ऑफ द डिसीज्ड की। तो इस वर्जन पे ये क्लियरली भी यहाँ से निकाला जा सकता है कि ना तो विटनेस ने नरेट किए वर्ड्स को जो स्पोकन किए थे अक्यूज ने, और रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ द डेड बॉडी, और ना जो फैक्ट ऑफ प्लेस था वो उनकी नॉलेज में था कि ही कुड गेट द सेम रिकवर्ड। तो देयर वाज यहाँ पर ये बताया कि स्टार्टलिंग फैक्ट ये था जो कि एविडेंस था एफोर्टसेड जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का एविडेंस था, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी कोई अटर नहीं किया ए सिंगल वर्ड कि अक्यूज्ड भी उनके साथ गए थे, और पंच विटनेस भी गए थे जिन्होंने पॉइंट किया था कि ये यहाँ से डिस्कवरी हुई है स्केलेटल रिमेन्स की, और क्लोथ्स जो है ये डिसीज्ड के थे। तो यहाँ पर एक रिकवरी थी 3.5 लाख की जो कि हाउस ऑफ अक्यूज से हुई है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक डिपोजिशन दिया कि वो पंच के साथ अक्यूज्ड भी साथ थे, वो अक्यूज्ड के हाउस में गए और अक्यूज्ड नंबर 1 ने उनके घर ले गए और एक कवर लेकर आए 3.5 लाख का। अब इस एस्पेक्ट कहा जाए कि ये रिकवरी और करेंसी नोट्स की कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कैटेगरी कहा कि ये अक्यूज्ड ही है, वो लेके गए थे जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई थी। लेकिन जो क्राइम सीन के बारे में बताया है कि यहाँ पर से एक स्लाइटेस्ट अटरेंस भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कि अक्यूज्ड ने डिस्क्लोजर किया था उस प्लेस का जहां से स्केलेटन पाए गए थे। तो मींस कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि एक ऐसा अटरेंस था जो वो दिया ही नहीं था, ऐसे कोई वर्डिंग्स दिए ही नहीं थे। तो यहाँ पे बताया कि अगर हम टेस्टिमोनी डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर की करें PW15 की, उन्होंने भी एडमिट किया था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि पुलिस और अदर पर्संस ने ही स्केलेटल रिमेन्स दिखाए थे, और पंच विटनेस PW9 और PJ19 ने भी कहीं ऐसा नहीं बताया रिगार्डिंग अक्यूज्ड जिसकी वजह से ये प्लेस जो इंक्रिमिनेटिंग जो आर्टिकल्स हैं वो रिकवर किए गए थे। तो कोई आपने कहा फाइनली यहाँ पर कहा कि हमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि इस पे हम निर्णय पे आए कि नाइदर जो डिस्क्लोजर जो दिया गया था जो सफर बाय द अक्यूज्ड जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने PW22 ने दिया है वो अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हुआ है जो प्रूफ हो गया एज पर द लॉ। ना ही ये प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश कर पाया डिस्कवरी
जो कि पॉइंट आउट की थी एक्यूज ने। तो यहाँ पर कहा कि जो वेरी फैक्टम था डिस्कवरी और रिकवरी का इंक्रिमिनेटिंग स्केलेटल्स का, वो प्रॉपर एविडेंस द्वारा प्रूफ नहीं किया जा सका, तो इसलिए उसको अपीलेंट एक्यूज के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। और थर्ड लिंक था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का, जो कि रिकवरी हुई थी स्केलेटल रिमेन्स की, और जो कि मैच कर रहा था ब्लड ऑफ द मदर ऑफ द डिसीज्ड PW1 का, और जो प्रोसेस था डीएनए प्रोफाइलिंग का। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं PW1 ने कोई सिंगल अटरेंस वर्ड नहीं दिया, मींस उनकी मदर ने कोई सिंगल अटरेंस नहीं दिया कि उनका जो ब्लड सैंपल है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर PW22 ने कलेक्ट किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तफ्तीश के समय उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था। तो इवन मेडिकल ऑफिसर ने भी ये नहीं कहा कि जो ब्लड सैंपल जो कलेक्ट किए गए थे PW1 का, इसके बारे में कुछ उन्होंने नहीं बताया। और डीएनए प्रोफाइलिंग जो रिपोर्ट है वो इनसिग्निफिकेंस है और उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो उन्होंने कहा कि डीएनए प्रोफाइलिंग कर लिया, इसके साथ लिंक नहीं बन रहा और ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये अक्यूज्ड के साथ उसको लिंक किया जा सके। तो इस डिस्कशन के बाद हम यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमारे कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये साबित करने इस निर्णय पे आए कि कोई भी इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस थे वो जो प्रोसिक्यूशन ने पोर्ट्रेट किए थे और जो कि चार्जेस लगाए गए थे अपीलेंट एक्यूज्ड को, जो एस्टेब्लिश्ड किए जाने चाहिए थे कॉजिनेट और क्लेविडेंस एविडेंस से, तो ऐसे में कुछ भी नहीं बन के आ रहा है। तो ऐसे में जो कन्विक्शन जो है अपीलेंट एक्यूज्ड की, जो रिकॉर्ड की थी ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो भी उसको सस्टेन किए थे, तो हाई कोर्ट ने भी अपॉल्ट कर दिया था, ऐसे में कहा कि उसको सस्टेन्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए जो 13 दिसंबर की जजमेंट थी, 13 अक्टूबर 2016 की और 20 मार्च 2019 की, उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया और अपीलेंट एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया सारे चार्जेस से, और कहा कि अगर वो कस्टडी में है उसको छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, अगर कोई किसी दूसरे केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे में अपील थी वो अलाउ कर दी और पेंडिंग एप्लीकेशंस थी उसको डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 3 दिसंबर 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।